नमस्कार दोस्तों। पैरामाउंट एग्रो इंस्टीट्यूट जोटवाड़ा जयपुर में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। जैसा कि अपन ने कल पीछे वाली क्लास में करंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक्चुअल में जो देखा आपने कि करंट कितने प्रकार का होगा, करंट की अपन ने व्याख्या कैसे की। तो प्यारे दोस्तों, जो करंट था तो आपने इंट्रोडक्शन दिया करंट का कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, करंट। या आप इसकी अलग से आप इसका बखान ऐसे भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को भी आप क्या कहोगे, करंट। या इसकी दूसरी परिभाषा और व्यक्त कर सकते हो कि किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो कि किसी सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव एक विद्युत करंट को पैदा करता है। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक विद्युत करंट पैदा करता है। ये आपने इसका कह दिया, परिभाषा दी थी। अब देखो आगे। अब ये जो करंट है वो करंट कितने कितने भागों में डिवाइड किया आपने, दो भागों में डिवाइड किया था। बोले सर करंट दो प्रकार का होता है, बोले एक एसी और एक डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहोगे प्रत्यावर्ती धारा, और एक होता है दिष्ट धारा। देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, वह विद्युत धारा जिसका मान प्रवाह दिशा समय के अकॉर्डिंग चेंज हो, यानी समय अंतराल परिवर्तित हो, क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट है वो कितने प्रकार का होगा, ये तीन प्रकार का होता है। क्योंकि आर्मेचर लूप, चाहे आपका कोई अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के आर्मेचर लूप में जनरेट होने वाला विद्युत वाहक बल है वो किस स्वभाव का होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक अल्टरनेटर के आर्मेचर लूप में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल साइनसोइडल या सिनुसाइडल या ज्यावर्तीय प्रकार का या साइन वेव प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों, जो आपने अल्टरनेटिंग करंट है वो तीन भागों में डिवाइड किया था, बोले कैसे हैं, देखते हैं अपन एक बार हल्का सा देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कितने भागों में बांटा आपने, इसको आपने तीन भागों में बांटा था। पहला कौन सा था, ये था साइन वेव। इस साइन वेव से आपने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए थे। एक होता है स्क्वायर वेव, एक होता है सातूत वेव यानी आरा तंत्र। लो जी, ये इसको क्या कहोगे आप, साइन वेव। स्क्वायर वेव, इसको क्या कहोगे आप, सातूत वेव। दोस्तों ये अल्टरनेटिंग करंट है जो आपके अल्टरनेटर के आर्मेचर लूप में पैदा हुआ, वो कितने तीन मतलब तीन वेवों में ऐसे प्रकट हो सकता है। एक तो होगा साइन वेव, एक होगा स्क्वायर वेव, एक हो सकता है सातूत वेव। तो आपके ये जो तीनों वेवे हैं वो तीन वेवो आपने कहा देखा, एक मीटर होता है जिसको कहा था आपने CRO मीटर, CRO मीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मीटर में देखा कि ये जो वेव है वो तीन रूपों में प्रकट हो सकती है, जो आपने कल पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। और इससे इसी डायग्राम से भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए थे। मैं हल्का फुल्का यहाँ से बता देता हूँ कि जो इस वेव में यहाँ है 0 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 270 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा है कि एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। देखो साइकिल में ये पॉजिटिव मान रहेगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक नेगेटिव मान रहता है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मान में तो ये मैग्नेट बनाती है, लेकिन नेगेटिव मान में मैग्नेट बनना बंद हो जाती है।
तो ये ऐसे भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है कि एक साइकिल शून्य से अधिकतम के बीच में कितनी बार अपना मान चेंज कर देती है? प्लस सर 4 बार। तो आपको ऐसे हल्का सा चेंज करके भी घुमा के भी पूछ सकता है, प्लस सर एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। और एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में शून्य से अधिकतम के बीच में अपना मान 4 बार चेंज कर देती है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के बारे में देखो कि एक अल्टरनेटर के द्वारा या ओसिलेटर के द्वारा एसी जनरेट कर सकते हो आप। अल्टरनेटर के आर्मेचर लूप में जो जनरेट हुआ करंट वो अल्टरनेटिंग स्वभाव का था। तो आप ये कल्पना करो, आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक था, उसने ये ईएमएफ जनरेट किया था। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक था, उसने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक रूप से लगातार छेदन करवा के ये अल्टरनेटिंग स्वभाव का ईएमएफ जनरेट किया था। यूज कहां हुआ इसका? भाई जब आप इसको अल्टरनेटर की सहायता से अल्टरनेटिंग करंट आप जनरेट कर रहे हो तो इसका यूज कहां हुआ? प्लस सर घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए। घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए ऐसी मशीनों में, ऐसी मशीन में चाहे सिंगल फेज मोटर भी हो सकती है, 3 फेज मोटर भी हो सकती है। तो ऐसी मशीनों को चलाने के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो एसी पे आधारित है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो डीसी पे आधारित है, क्योंकि सब कुछ एसी से नहीं, एसी से संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां पर आपको डीसी की बहुत ही आवश्यकता होती है, जैसे टेलीफोन, रिले, बंजर, घंटी, डीसी मशीन, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण, बहुत सारे ऐसे आपके यूज है या कार्य हैं जहां आपको डीसी की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है डीसी की, क्योंकि वहां ऐसे से वो कार्य संभव नहीं हो सकता है। अब देखते हैं आगे। अब देखो डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसको क्या कहोगे हिंदी में? दिष्ट धारा। क्या कहोगे आप? दिष्ट धारा प्रदाय। दिष्ट धारा प्रदाय। फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। हिंदी में क्या कहोगे? दिष्ट धारा प्रदाय। इसका मतलब है डीसी है। अब ये डीसी है तो आप डीसी कहोगे किसे? सबसे पहले देखो इसकी आप जो इंट्रोडक्शन दोगे वो कैसे देंगे अपन कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, यानी समय के अनुसार इसका मान व दिशा चेंज नहीं होगा, समय के अकॉर्डिंग इसका मान व दिशा चेंज नहीं होगा, तो वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत दर पर परिवर्तित ना हो उसको क्या कहोगे आप? दिष्ट धारा प्रदाय। ये डीसी है। वो डीसी भी 3 रूपों में पाई जाती है। फर्स्ट कंडीशन देखो, पेवर डीसी, इसको बोलते हैं शुद्ध डीसी। क्या कहोगे आप? शुद्ध दिष्ट धारा। दूसरी कंडीशन है वेरिएबल डीसी, यानी परिवर्तनीय डीसी। क्या कहोगे इसको? परिवर्तनीय। दिष्ट धारा। एक है पल्स सेटिंग। ये देखो पल्स, ये आपके पल्स आ रहे हैं तो देखो ये पल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि आपने जो साइन वेव का डायग्राम पढ़ा था ना उसमें भी तो ऐसे पल्स आ रहे थे ना, यहाँ से देखो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ आपने बताया था सर पॉजिटिव पॉजिटिव मान होता है, यहाँ नेगेटिव मान होता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मान में तो कुछ मान समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कुछ अंश तो इसमें ऐसी का है। अरे दोस्तों इसको कहोगे आप, क्या कहोगे? परिवर्तनीय डीसी, पल्स सेटिंग। अब देखो पल्स सेटिंग,
इसका मतलब है कि यहां अगर इसकी वैल्यू देखते हैं अपन है कि शून्य से अधिकतम में इसका मान चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि अधिकतम वैल्यू ये आ गई जिसको आप पिक टू पिक वैल्यू बोलते हो या बोलते हो आप शिखर मान बोलते हो। क्या अधिकतम मान को क्या कहते हैं, शिखर मान, या इसको बोलते हैं चरमांतर, चरमांतर मान। क्या कहोगे आप, चरमांतर मान, या इंग्लिश में कहोगे आप पिक टू पिक वैल्यू। ये देखो कंडीशन यहां देखते हैं अपन, एक बार काल्पनिक तौर पे देखते हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 4 3 2 1 0, वापस 0 पे आ गया क्या। इसका मतलब है कि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम पे आया, अधिकतम से वापस 0 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ क्षण के लिए इसका मान और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें एसी का अंश मौजूद है। तो देखो पल्सेटिंग डीसी में जो एसी का अंश होता है वो 0.318 वोल्टेज, 0.318 वोल्टेज, 0.318 वोल्टेज। दोस्तों पूछ लेगा कि पल्सेटिंग डीसी में एसी का अंश कितना होता है, 0.318 वोल्टेज। कितना होगा, 0.318 वोल्टेज। देखो शुद्ध डीसी है वो आपको कहां से मिली, सेल और बैटरी। कहां से मिलेगी आपको, सेल और बैटरी। शुद्ध डीसी है वो सेल और बैटरी से, सेल और बैटरी से। परिवर्तनीय डीसी है चॉपर से, और पल्सेटिंग डीसी है डायोड से। देखो दोस्तों जो सेल और बैटरी है वहां आपको पावर डीसी मिलेगी, क्योंकि सेल और बैटरी है उसमें जो डीसी है, डीसी को आप स्टोरेज कर सकते हो। देखो आपको ये भी पूछ लेगा कि डीसी को सेल बैटरी में स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन एसी को सेल बैटरी में स्टोरेज नहीं कर पाते हो आप। क्यों, क्योंकि डीसी में है आवर्ती का मान शून्य होता है, डीसी में आवर्ती का मान 0 होता है, यानी आवर्ती एफ का मान क्या होता है, 0 हर्ट्ज। आवर्ती का मान क्या होता है, 0 हर्ट्ज। जबकि एसी में वो 50 हर्ट्ज आवर्ती का निर्धारण किया गया है। तो एसी में आवर्ती का अस्तित्व होता है और डीसी में आवर्ती का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए एसी को स्टोरेज नहीं कर पाओगे आप और डीसी को स्टोरेज कर सकते हो। तो शुद्ध डीसी कहां से मिलेगी, सेल और बैटरी से, और परिवर्तनीय डीसी कहां से मिलेगी, चॉपर से। तो ये चॉपर है। तो आपको एक क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है कि ऐसा कौन सा घटक है, ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तनीय डीसी में बदल देता है। ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तनीय डीसी में बदल देता है। तो आपको आंसर देना है चॉपर। क्या है, चॉपर। तो देखो मैं हल्का सा यहां लिख भी देता हूं ना, ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तनीय डीसी में बदल देता है। ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तनीय डीसी में बदल देता है। तो आप आंसर देना सर चॉपर। क्या है, चॉपर। तो देखो दोस्तों चॉपर से भी एक क्वेश्चन आपने निकाल लिया है कि ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तनीय डीसी में बदल देता है, बोले सर चॉपर है। आगे देखो पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी है ये कहां से मिलेगी आपको, डायोड से। अरे डायोड होता क्या है, डायोड एक दिशीय युक्ति है। आपको पूछ ले डायोड क्या है, बोले सर डायोड क्या है, एक दिशीय युक्ति। एक दिशीय, एक दिशीय युक्ति है। क्या है डायोड, एक दिशीय युक्ति है। केवल इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग है, यानी एक ही मार्ग, विद्युत धारा प्रवाह का क्या है, एक ही मार्ग है। आगे देखो डायोड एक अर्धचालक युक्ति है,
अर्ध चालक, यानी कुछ तो चालक के गुण है और कुछ अचालक के गुण है, कुछ तो चालक के गुण है और कुछ अचालक के गुण है। तो क्या कहोगे आप कि डायोड क्या है? डायोड एक दिशीय युक्ति है जिसमें से विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में फॉरवर्ड होती है, जिसमें विद्युत धारा क्या आती है? एक ही दिशा में फॉरवर्ड होती है। और ये डायोड क्या है? डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। आगे देखो, डायोड का कार्य क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में चेंज करना। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आपको पूछ लेगा डायोड की आउटपुट क्या है? बोले सर पल्सेटिंग। डायोड की आउटपुट क्या आएगी? पल्सेटिंग। अब देखो इसका यूज कहां हुआ डीसी का? बोले डीसी का यूज कहां हुआ? बोले सेल और बैटरी में डीसी का उपयोग। देखो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। देखो ऐसे डायोड सॉरी देखो डीसी का जो उपयोग है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं वहां डीसी का यूज होता है। बोले सर कहाँ कहाँ डीसी का यूज होता है? अरे आप जो सेल फोन यूज करते हो उसमें भी आपको डीसी चाहिए, टेलीफोन में भी आपको डीसी चाहिए, आर्क वेल्डिंग में भी आपको डीसी चाहिए, विद्युत गंठी में भी डीसी चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी डीसी चाहिए। डीसी मशीनें होती है ना, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इन मशीनों को चलाने के लिए भी आपको डीसी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो डीसी स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो इनका यूज कहां किया आपने? बोले डीसी मोटरों के परिचालन में, टेलीफोन में, रिले में आदि में। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे देखते हैं। आपको पूछ लेगा विद्युत धारा का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक हो सकता है ना? बोले सर विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारी ऐसे एग्जाम हैं जहां पर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर पूछा गया है। जैसे इसरो में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बोले कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। क्यों? क्योंकि इधर देखो, आपने कभी देखा है कि सबसे पहले कंडीशन है, बहुत सारे लड़के इसको जानबूझ के भी गलत करके आते हैं, आता है आने के बावजूद भी वो कंफ्यूज होकर इसको गलत करके आते हैं। तो सबसे सरल तरीका बताता हूं मैं इसको याद रखने का, क्योंकि आपको एक छोटा सा सूत्र तो आता है, हर बच्चे के दिमाग में ये सूत्र फॉर्मूला तो सेव रहता है कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है क्या? बोले सर ये कहां से आ गया? तो एक बार इधर देख लो, ये भी बता देता हूं आपको ये कहां से आया। यहां से निकल के आ गया क्यू आई टी। ये देखो आपके सामने, क्यू का मतलब क्या है? आवेश। अरे आवेश को स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया? क्यू। आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हो आप, इसलिए मैंने यहां क्यू लिखा। टी का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। आई का मतलब होता है करंट। आप पढ़ तो रहे हो करंट, और करंट को क्या कहते हैं आप? धारा। यही तो पढ़ रहे हो आप। बोले आपके सामने देखो
आवेश आ गया क्या? क्या आपने स्टार्टिंग क्लास में ये इसी सबक से बहुत सारे क्वेश्चनों पर मनन किया था? सर आवेश की खोज किसने की? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, तो आपको मालूम है क्यू आवेश है, आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हो आप, समय को टी से व्यक्त करते हो और करंट को आप आई से व्यक्त करते हो। तो सबसे पहले कंडीशन है कि आवेश बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। ये लो, पहले आवेश बराबर क्या है? एम्पियर इंटू समय। आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया क्या? बोले क्यू बराबर आई इंटू टी। अब आगे देखते हैं, अगर आपको धारा निकालनी है तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन क्या है? समय, आवेश अपॉन समय। अगला है टी निकालना है, समय निकालना है, तो आवेश अपॉन करंट, यानी क्या है? आवेश अपॉन धारा। और धारा को किस में व्यक्त करते हो? एम्पियर में। अब देखते हैं, कंडीशन ये है, ये आवेश है। अपनी बात ऊपर चल रही थी कि सर आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये क्या समय, क्या है? सेकंड। तो प्यारे दोस्तों किसका निकाल रहे हो? बोले सर एम्पियर का। तो आप बोल सकते हो कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक या तो एम्पियर है, या बोल सकते हो आवेश अपॉन सेकंड, यानी आवेश किस में व्यक्त करते हो आप? कूलाम में। किस में व्यक्त करते हो आप? आवेश को किस में व्यक्त करते हो? कूलाम में। और सेकंड, समय किस में? सेकंड में आ जाएगा, तो कूलाम प्रति सेकंड। तो क्या मैंने यहां भी लिखा क्या? कूलाम प्रति सेकंड। आ गया? कहां से आया ये? अब देखते हैं, इससे भी बहुत सारे आप क्वेश्चन बना के निकाल सकते हो आप। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता ही देता हूं, आप एक बार प्रैक्टिस करना। किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की करंट 5 मिनट तक प्रवाहित कर दी जाए, तो उस चालक तार में पैदा होने वाले आवेश की गणना करें। देखो दोस्तों, किसी चालक तार, क्योंकि अपने जो करंट है वो करंट चालक में तो फॉलो होगा, कंडक्टर में तो फॉलो होगा। बोले सर कैसे? अरे पागलों, पीछे देखो, आपने एक प्रैक्टिकल किया था, माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक आया था, तो वहां क्या किया था उसने कि दोनों पोलों के मध्य कोई लकड़ी के टुकड़े को क्या है किसी आरपीएम की सहायता से घुमाया था। लेकिन जैसे ही आरपीएम की सहायता से घुमाया तो कोई रिएक्शन ही पैदा नहीं हुई वहां। तो रिएक्शन पैदा नहीं हुई, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करने के लिए क्या है? किसी अच्छे कंडक्टर की आवश्यकता होती है। चले आगे। अब देखो, किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की करंट, किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की करंट किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की करंट 5 मिनट तक प्रवाहित कर दी जाए, तो चालक तार में चालक तार में चालक तार में पैदा होने वाला आवेश की गणना करें। आवेश की गणना करें। क्वेश्चन तैयार हो गया क्या? किसी चालक तार में से 5 एम्पियर की करंट 5 मिनट तक प्रवाहित कर दी जाए, तो उस चालक तार में पैदा होने वाला आवेश की गणना करें।
तो निकालो। इधर देख लेते हैं अपन एक बार। देखो क्या घात करना है, आवेश। आवेश बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी, यानी आवेश बराबर एम्पियर इंटू समय, एम्पियर इंटू समय। अब देखते हैं, बोले सर आई कितना है, कितना एम्पियर दे रहे हैं, बोले 5 एम्पियर की करंट कितनी है, सर्किट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और ये 5 एम्पियर की करंट कितने मिनट तक फॉलो हो रही है, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, क्योंकि मिनट को अपन क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 5 6 30, 300 सेकंड। इसका मतलब है 5 इंटू 300 सेकंड। इसका मतलब 5 3 15, 1500 गुलाम आवेश। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया आपके पास, 1500 गुलाम आवेश। कितना आ गया, 1500 गुलाम आवेश। अब देख लो, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर मैं हटा दूंगा इसको। अब देखो, हटा रहा हूं ना। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। किसी चालक तार में से 4 गुलाम आवेश। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, किसी चालक तार में से, किसी चालक तार में से 4 गुलाम आवेश, 4 गुलाम आवेश, किसी चालक तार में से 4 गुलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किसी चालक तार में से 4 गुलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार में, चालक तो चालक तार में से कितने एम्पियर की करंट बहेगी, प्रवाहित होगी। देखो, किसी चालक तार में से 4 कूलम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया जाए, तो चालक तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन तैयार हो गया क्या, करो सोल्व इसको। देखते हैं क्या ज्ञात करनी है, करंट। करंट का प्रतीक क्या है, आई मात्रक क्या है, एम्पियर। आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मतलब है आवेश कितना है, 4। समय कितना है, देखो ऑलरेडी सेकंड में दे रखा, क्या 2 सेकंड। क्वेश्चन में सेकंड में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में अगर मिनट में दे रखा होगा समय, तो मिनट को आप क्या कन्वर्ट करोगे, चेंज कर लेंगे किसमें, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में सेकंड ही दे रखी है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब देखते हैं, 2 सेकंड काट दो, क्या आ गया, 2 एम्पियर। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि
1 मिनट में, यदि 1 मिनट में 10 एम्पियर करंट, यदि 1 मिनट में 10 एम्पियर करंट किसी सर्किट में से प्रवाहित हो रही है, किसी सर्किट में से प्रवाहित होती है, यदि 1 मिनट में 10 एम्पियर की करंट किसी सर्किट में से प्रवाहित होती है, तो उस सर्किट में, तो उस सर्किट में, उस सर्किट में, उस सर्किट में कितना आवेश जनरेट होगा, कितना आवेश पैदा होगा। लो जी, आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। बोले यदि कोई सर्किट है, उस सर्किट को क्या करते हैं आप, 1 मिनट के लिए 10 एम्पियर की करंट फॉलो करते हो आप। यदि कोई सर्किट है, उस सर्किट में क्या करते हैं कि 1 मिनट के लिए 10 एम्पियर की करंट आप उसमें फॉलो करते हैं, तो वो सर्किट कितना चार्ज जनरेट कर सकता है, कितना आवेश जनरेट कर सकता है, तो निकालो भाई। तो अपन देख लेते हैं क्या करना है, आवेश ही तो ज्ञात करना है। ये रो Q बराबर I इंटू टी, इसका मतलब क्या है, आवेश बराबर क्या है, एम्पियर इंटू समय, ये है ना सूत्र। तो देख लेते हैं, एम्पियर कितना है, 10 एम्पियर, समय कितना है, 1 मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट का समय ये दे रखा है, तो मिनट को अपन क्या कर लेते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो कितना आ गया, 600 कूलम। आंसर क्या आ गया आपके पास, 600 कूलम आवेश आपके पास जनरेट हो गया। तो अब आप इसकी क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। अब आके चलते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व और करवा देता हूं। यदि किसी सर्किट में यदि किसी सर्किट में 40 कूलम आवेश, यदि किसी सर्किट में, यदि किसी सर्किट में 40 कूलम आवेश 4 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हो, लो जी, यदि किसी सर्किट में से 40 कूलम आवेश 4 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हो, तो उस सर्किट में, तो उस सर्किट में उस सर्किट में से कितने एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। निकालो भाई। यदि किसी सर्किट में से 40 कूलम आवेश 4 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, यदि किसी सर्किट में से 40 कूलम आवेश 4 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उस सर्किट में से कितने एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है, तो निकालो आप। तो क्या निकालना है, आई निकालना है। आई बराबर क्या हो गया, Q अपॉन टी, यही है ना। Q का मतलब क्या है, आवेश, क्योंकि आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। टी का मतलब है समय, आई का मतलब है एम्पियर,
ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसका मतलब है आई बराबर क्यू का मान कितना है, देखो ये कितना दे रखा है 40 कूलम, आवेश कितना दे रखा है 40 कूलम, और समय कितना दे रखा है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, तो इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 10 एम्पियर। क्या आ गया 10 एम्पियर। लो जी, ये मैंने आपको हल्के 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 से क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चनों में एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन एक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखते हैं दोस्तों आगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। पूछ लेगा कि विद्युत धारा एक राशि है, विद्युत धारा एक राशि है बोले अदिश राशि, ये क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत विभव एक राशि है, क्या है अदिश राशि। विद्युत धारा और विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। अब आगे देखो, विद्युत धारा का प्रतीक आई, मात्रक मात्रक एम्पियर, एम्पियर और एम्पियर का प्रतीक है, और एम्पियर का प्रतीक और एम्पियर का प्रतीक, दोस्तों एम्पियर का प्रतीक ए होता है, तो क्या है विद्युत धारा का प्रतीक आई, मात्रक एम्पियर, और एम्पियर का प्रतीक क्या है ए। आगे देखो, जो विद्युत धारा की गणना करता है उसको क्या कहते हैं आप, एमीटर। विद्युत धारा की जो गणना करता है उसको क्या कहते हैं आप, एमीटर। तो आप ये कह सकते हो विद्युत धारा की गणना गणना किससे करते हो आप, एमीटर, एमीटर, या आप इसको बोल सकते हो एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, क्या कह सकते हो एम्पियर मीटर। दोस्तों एम्पियर मीटर होता है जो धारा की गणना करता है और दर्शा देता है सर 1 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, ऐसे आप इसकी वैल्यू निकालते हो आप। तो जो एम्पियर है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो एमीटर है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, निम्न या नगण्य। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न या नगण्य होता है, क्यों, क्योंकि जो एमीटर में आप जो कुंडली बनाते हो ना, आप जो एमीटर की जो कुंडली होती है वो कुंडली होती है मोटा तार और कम टर्न में, मोटा तार प्लस कम टर्न, कम टर्न, टर्न को निम्मी भाषा में क्या कहोगे, वर्तन भी कह सकते हो, फेरे भी कह सकते हो, गेरे भी बोल सकते हो, लपेटे भी कह सकते हो। तो देखो मोटा तार और कम टर्न में आप इसकी वाइंडिंग करते हो, एक एम्पीयर मीटर होता है, और एम्पीयर मीटर में जब उसकी जो कुंडली है यानी कवाइल है, तो कवाइल को क्या कहोगे आप, कवाइल, वाइंडिंग करते हो ना आप कवाइल,
सब आयल को क्या कहोगे? वेस्टर्न। क्या कहोगे? वेस्टर्न। तो जो वेस्टर्न बनाई ना आपने, वो मोटा तार और कम टर्न की बनाई है, तो श्योर है कि मोटे तार का क्या होगा? आर कम होगा। आर क्या है? मोटे तार का आर कम होगा, और कम टर्न है, इसका मतलब है लंबाई कम है, चालक की लंबाई कम है। तो आपने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा है कि जो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती है, क्योंकि अब इधर देखो, आर समानुपाती एल होता है। होता है क्या? तो मैं क्या लंबाई को बढ़ाऊंगा तो क्या प्रतिरोध भी बढ़ेगा? क्या क्या लंबाई को घटाऊंगा तो क्या प्रतिरोध भी घटेगा? क्या? श्योर है, क्योंकि समानुपाती है। तो इसलिए प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ चालक क्या किया अपने? चालक तार की लंबाई कम कर दी, तो लंबाई कम करते ही क्या हो गया? प्रतिरोध कम आ गया। तो प्रतिरोध कम आ गया, तो पहले ऑलरेडी पहले भी तो प्रतिरोध कम था, प्लस फिर कम हो गया, फिर क्या है? आर कम हो गया। लो, दोनों कंडीशन में आर कम हो गया, इसलिए आपने क्या कहा कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है, लेकिन एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे केसेस की। ले लिया क्या? अब चलते हैं अपन आगे। देखो दोस्तों, आपने करंट के बारे में भी पहचान लिया है, करंट पैदा भी कर लिया आपने, करंट आपने यूज कर लिया, करंट को आपने पहचान लिया। बोले सर करंट कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, कौन से मीटर से देखा कि इस मीटर के द्वारा ये एसी डीसी साइन वेव स्क्वायर वेव साटूथ वेव, बहुत सारी बातें आपने देखी है। अब ये करंट तो देख लिया आपने, और करंट से जितने क्वेश्चन निकल रहे थे वो क्वेश्चन आपने निकाल निकाल के सोल्व किया है। अब देखते हैं अपन नया पॉइंट आज, कि जो करंट का इफेक्ट है, तो आप कहोगे कि जो विद्युत धारा के इफेक्ट है, उन इफेक्ट में भी देखेंगे अपन है कि जैसे चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरणीय प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। अब अपन क्या करेंगे अगली क्लास में, अब इनको देखेंगे इफेक्ट, कि जो इफेक्ट है विद्युत के। बोले सर विद्युत आपने जनरेट भी कर लिए, विद्युत विद्युत के बारे में बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब अगला पॉइंट चलेगा कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रभाव। पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरणीय प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। ये प्रभाव केवल आप इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर करके देखा है। सबसे पहली कंडीशन है, जैसे कल्पना करते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेट इफेक्ट, रे इफेक्ट, किरणीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। अपन देखते हैं, जैसे कल्पना करो ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। सबसे पहले तो ये बताओ इसको चालक तार कब कहेंगे? जब इसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन सुगमता यानी आसानी से फॉलो होंगे, तभी तो कहोगे इसको, तभी तो कहेंगे अपन विद्युत का चालक। क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, चांदी, जिसका गणनांक होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अपन तो यहाँ क्या है, कोई कॉपर का तार ले रहे हैं। जैसे कल्पना करो, क्या कहोगे कि ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक कब बनेगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से या आसानी से प्रवाहित होंगे,
तभी तो ये विद्युत का चालक कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक फॉरवर्ड होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड होने के लिए भी पीछे से कोई बल लगेगा, तो उसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप बोलेंगे विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन के पीछे से कोई बल लगेगा तब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ घूमेगा, किसकेगा? क्यों? क्योंकि पीछे से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बल महसूस कर रहे हैं। अब कंडीशन ये है, अगर कल्पना करो इस चालक का या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उच्च है। क्या है? रेजिस्टेंस उच्च, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उच्च है। तो प्रतिरोध उच्च है तो स्वाभाविक है कि प्रतिरोध है क्या? तो आप ऐसे कह सकते हो, धारा नियंत्रण युक्ति। प्रतिरोध क्या है? धारा नियंत्रण युक्ति। प्रतिरोध क्या है? धारा नियंत्रण युक्ति। या आप ऐसे भी कह सकते हो, प्रतिरोध एक द्विधात्विक घटक है। प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस द्विधात्विक घटक है। प्रतिरोध क्या है? एक द्विधात्विक घटक है। प्रतिरोध क्या है? एक धारा नियंत्रण युक्ति है। तो आपको मालूम चल गया कि अगर इस चालक तार का रेजिस्टेंस उच्च है तो स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉनों को यहीं क्या कर देगा? धीरे धीरे नष्ट करता रहेगा और आगे इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप से आगे इलेक्ट्रॉन को फॉलो ही नहीं होने देगा। तो तभी तो कहा है प्रतिरोध एक धारा नियंत्रण युक्ति है। अब ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा, सर मैं आपको आगे नहीं फॉलो होने दूंगा, मैं आगे नहीं जाने दूंगा, और इलेक्ट्रॉन को ये ड्रॉप करता रहेगा, तो इसके आउटपुट घट जाएगी। आउटपुट के साथ साथ ये जो चालक तार है, कंडक्टर है, वो हीट जनरेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? हीट जनरेट करने लगेगा। और जैसे ही हीट जनरेट करेगा तो हीट से क्या करें? गर्म हो जाएगा चालक, तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसमें प्रभाव फील हो रहा है क्या? बोले सर ये जो कंडक्टर है ये उष्मा जनरेट कर रहा है। उष्मा जनरेट कर रहा है क्या? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ये हीट दे रहा है। इसका रेजिस्टेंस हाई है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा, विरोध करेगा तो इलेक्ट्रॉन नष्ट होंगे, तो क्या है? हीट जनरेट करेगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। जैसे अपन इसी हीटिंग इफेक्ट को देखेंगे अपन आगे कि एक हीटर ले लेंगे और हीटर पर मनन करेंगे। बोले हीटर कैसे, कितनी हीट देगा? अगर मान लो 1 मिनट के लिए चला रहे हैं, 10 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं, 250 वोल्टेज स्रोत से जोड़ रहे हैं और 5 मिनट के लिए हीटर को अपन यूज कर रहे हैं, तो ये कितनी हीट जनरेट कर सकता है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए काफी है। और दोस्तों